पाकिस्तान में जो सैलाब मुतासरीन हैं उन्हें हम सब की मदद की ज़रूरत है। और मैं क्योंकि पाकिस्तान में मौजूद नहीं हूँ तो हमने यहाँ से काम करने की जो है वो ठानी है और कुछ NGOs के साथ मिलकर, जो लोग यहाँ बहुत अच्छा काम करते हैं उनके साथ मिलकर हम यहाँ से एक फंड रेजिंग करने जा रहे हैं। और पाकिस्तान में जो हमारी टीमें मौजूद हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं, बड़े बेहतरीन लोग हैं, काबिल भरोसा लोग हैं, बहुत सारी तंजीमें, उनके साथ मिलकर हम सैलाब मुतासरीन की मदद करेंगे। ये हम सब ने मिलकर करना है, हम सब की ये जिम्मेदारी है, हम सब ने अपना अपना हिस्सा डालना है। इसके लिए जो है सबसे पहले हम इकट्ठे हो रहे हैं मैनचेस्टर में, जो माए नवाब रेस्टोरेंट है पुराना वाला, वहाँ पे उसके अपर फ्लोर के ऊपर एक हॉल है, वहाँ पे हमारा पहला प्रोग्राम है जुम्मे वाले दिन शाम 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। हम सब इकट्ठे होंगे, हम सब फंड इकट्ठा करेंगे और वो फंड हम पाकिस्तान में भेजेंगे और पाकिस्तान में जो सैलाब मुतासरीन हैं उनके लिए वो इस्तेमाल होगा। पहला प्रोग्राम हमारा जो है वो यहाँ पे मैनचेस्टर में है, दूसरा प्रोग्राम हमारा ब्रेडफोर्ड में होगा इतवार वाले दिन। उसके लिए जगह का तयन किया जा रहा है, जैसी जगह फाइनल होती है वो भी हम आपको बता देंगे। सोशल मीडिया पे, अपने ट्विटर पे मैंने इसको डाल दिया है, बहुत सारे लोग और भी इसको अभी पब्लिक कर देंगे। तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि पाकिस्तानियों की मदद के लिए जो लोग यहाँ पे मैनचेस्टर में या इसके आसपास मौजूद हैं वो वहाँ पे आए माए नवाब होटल में और सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए अपना रोल प्ले करें। अब सूरत हाल क्या है, इस वक्त दरियाए चनाब में 5 लाख क्यूसेक का एक रेला भारत से दाखिल हुआ है जो हेड मराला से गुजर रहा है। और एक और चीज जो बड़ी अफसोसनाक पता चली आज ही, हमारी टीम के कुछ लोग पहुंचे और ये डिजिटल मीडिया से खबर आई है। पाकिस्तान का रवायती मीडिया तो आपको पता है सैलाब को कवर ही नहीं कर रहा। तो सियालकोट में बजवात का इलाका है, ये दरियाए तवी के ऊपर जो एक पुल है वो टूट गया है और वो पुल टूटने के बाद इंडियन बॉर्डर के साथ मौजूद पाकिस्तान के 84 गांव, उनका पाकिस्तान से पिछले 15 दिन से राब्ता मुनक़ता हो चुका है। ये वहां पे जो लोग खड़े थे उन्होंने ये दावा किया, इसके बारे में वीडियो भी बनाई। उस्मान चौधरी साहब वहां पे मौजूद थे, उन्होंने लोगों से बातचीत की है। वो बड़ी मुश्किल में है लोग, उन तक इमदाद पहुंचाने के लिए कश्तियां चाहिए, उन तक इमदाद पहुंचाने के लिए बेड़ियां चाहिए और कुछ रास्ते जो है वो बहुत दूर है और लगातार बारिश जो है वो होती रहती है और पानी का बहाव बहुत तेज है, तो इसलिए बहुत सारी मुश्किलात हैं। 2 लाख की आबादी है जो उस तरफ मौजूद है, मकामी लोगों ने जो बताया उसके मुताबिक। तो ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है। मैं आपको चनाब और तवी का बता रहा था। दरिया झेलम में अभी फ्लो पाकिस्तान में पानी का बढ़ेगा क्योंकि भारत की जानिब बहुत शदीद बारिशें जम्मू के इलाके में और अपर एरियाज में हो रही हैं। जबकि मैंने चेक किया हिमाचल के इलाके में और जो भारतीय पंजाब है वहां पे भी बारिश आज के दिन भी जारी रहेगी, कल भी बारिश का इम्कान है। तो इस तरह लगातार बारिशें होने की वजह से दरिया रावी में और दरिया सतलुज में पानी का बहाव जारी रहेगा। दरिया रावी जो है वो कुछ हद तक वहां मामला थमे हैं, यानी सैलाब मौजूद है, पानी बहुत फ्लो के साथ जा रहा है, लेकिन अभी फिलहाल वो पानी एक जगह पे सस्टेन किया है। जो उसके बढ़ने की एकदम शरह थी वो कुछ देर ऐसा लगता है कि अब रुकी है। जब तक पीछे से बारिश नहीं होती या मजीद पानी नहीं छोड़ा जाता तब तक हम ये कह सकते हैं। लेकिन दरिया सतलुज में 3 लाख क्यूसेक का एक रेला अभी इस वक्त चल रहा है और वहां पे बारिशें लगातार हो रही हैं और बहुत बड़े पैमाने पर मजीद पानी दरिया सतलुज में दाखिल होगा। दरिया चनाब ने कितनी तबाही मचाई है, इसके लिए मुझे एक वीडियो भेजी कुछ दोस्तों ने, वो वीडियो देखी मैंने और उसके बाद कुछ और वीडियोस मैंने सोशल मीडिया पे भी देखी। फिर जो डिफरेंट नुमाइंदे हैं मीडिया के उनसे मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि जी जमीनें ना सिर्फ खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं बल्कि जमीनें भी तबाह हो गई हैं। वो कैसे? जिस जगह पे चावल की फसलें मौजूद थी, और याद रखिएगा चावल की फसल बड़ी जरखेज जमीन पे होती है, गंदम आप बहुत सारी और जगहों पे भी ले लेते हैं, लेकिन चावल की फसल के लिए मखसूस जमीन होती है जहां पे अच्छा चावल पैदा होता है। तो जहां चावल की खड़ी फसलें थी वो सारी की सारी पानी में डूब गई और 10-10 फुट 15-15 फुट पानी आया, बाद जगहों पे इससे भी ज्यादा पानी आया। तो जब ये फसलें डूब गई तो उसके बाद पानी उतरने के कुछ एरिया से पानी उतरा है, वो दरिया के अंदर गया। जहां पानी उतरा कुछ इलाकों में, वहां की फुटेज में देख रहा था कि वहां पे जमीन पे 2 फुट से लेकर 5 फुट तक रेत इकट्ठी हो गई है। कई जगहों पे जहां फसल होती थी वो फसल नजर ही नहीं आ रही, वहां ऐसा लगता है रेत का टीला है कई मुरब्बे तक, बहुत लंबे लंबे सैकड़ों एकड़ तक जो है वो रेत का ऐसा लगता है टीला, सिर्फ रेत थी यहां पे। और इतनी रेत जमा हो गई है कई इलाकों में जिस रेत को उठाने में या निकालने में वो मुमकिन ही नहीं है। जरखेज जमीन लोगों की नीचे चली गई है। ना सिर्फ फसलें तबाह हो गई, वहां पे जितने ट्यूबवेल लगाए गए थे वो सारे तबाह हो गए,
जितना पानी का बंदोबस्त किया था वो सारे तबाह हो गए, जितने खाले थे वो तबाह हो गए, जो इन्होंने छोटे मोटे स्ट्रक्चर अपनी अद्वियात और खाद्य और बाकी चीजें रखने के लिए बनाए होते हैं वो भी तबाह हो गए, और जहां ये अपनी फसल या जानवरों का चारा वो स्टोर करते हैं वो भी बहकर चले गए। अब गायों भैंसों के लिए तूरी भी मौजूद नहीं है। ये हालात पैदा हो चुके हैं। सर्दियों में बड़ी दिक्कत आने वाली है। जानवरों को चारा कैसे खिलाएंगे? ये बहुत बड़ी आजमाइश है जो पाकिस्तानी इस वक्त जिससे गुजर रहे हैं, खासतौर पे पाकिस्तान के किसान। और जमीनों की तबाही हो गई है। अब आगे गंदम कैसे लगाएंगे? जो आदादो शुमार है वो क्या बता रहे हैं, जरा ये आप देखें। जो आदादो शुमार है वो ये बता रहे हैं कि हमारी फसलें कितनी तबाह हुई। 60% हमारा चावल तबाह हो गया, 30% हमारा गन्ना तबाह हो गया पाकिस्तान पूरे का, और जो कपास की पैदावार है उसमें 35% कमी मुतवक्के है। और ये सैलाबी रेलों से जो हजारों एकड़ खड़ी फसलें तबाह हुई हैं, एक बहुत बड़ा ज़रूरी बहरान आ रहा है, और इसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान को होगा, पाकिस्तान की मईशत को होगा। चावल जिसे हम एक्सपोर्ट करते हैं, अब कैसे करेंगे? हमारे पास तो अपनी जरूरत का नहीं है। अब बाकी चीजें जो हम एक्सपोर्ट करते हैं अपनी जरूरत की नहीं है। और चीनी की कीमत हमें लगता था कि एक नई जब आ जाएगी फसल गन्ने की, और नवंबर दिसंबर में जब मिलें खुलेंगी तो शायद चीनी की कीमत नीचे जाए, लेकिन अब वो भी नहीं जाएगी। आपका गन्ना जो है उसकी एक बड़ी मिकदार तबाह हो गई है, और अभी पूरे आदादो शुमार भी आपके पास नहीं है। तो ये तबाही, और किसान किस तरह गंदम लगाएगा? पहले ही किसान को बहुत बुरी तरह बर्बाद किया। ये वो बड़े सवाल आते हैं जिनके जवाब हमारे पास अभी नहीं है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो जाली हुकूमत बिठाई गई है उनके पास भी इनमें से किसी बात का जवाब नहीं है। मिसाल के तौर पे ये गंदम का और आटे का एक नया स्कैंडल आ गया, ये मैं आपके सामने अभी रखता हूं। देखें, गंदम के बाद पंजाब में 2 रोज में आटे और मैदे की कीमत में भी 3000 रुपए का इजाफा हो गया है। ये जो 5000 वाला थैला था आटे का, बड़ा थैला, ये अब 8000 रुपए का हो गया, और मैदे का जो 6000 वाला थैला था वो 9000 रुपए का हो गया। और ये बाकायदा जर्नलिस्ट इसको रिपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में से, और किसानों के ऊपर ये मुकदमे दर्ज करते थे, जी आपने महंगी गंदम बेच दी है। किसानों को जो है पर्चे हो रहे हैं, FIR हो रही है, परेशान किया जा रहा है, हिरासा किया जा रहा है। लेकिन आज माफिया गंदम रख के बैठा हुआ तो कोई नहीं पूछ रहा। दुनिया का वो कौन सा कारोबार है जहां पे पैसा दुगना हो जाता है 2 महीने में? तो ये पाकिस्तान की जो टिकटॉकर हुकूमत है पंजाब की, उन्होंने एक कारोबार मुतारिफ करवाया कि किसान को परेशान करो, उसकी गंदम ओने पोने खरीदो, और 2 महीने के अंदर उस गंदम की कीमत डबल करके जो सरमायादार है उसको फायदा पहुंचा दो। ये काम किया मरियम नवाज ने। और अब रोटी महंगी होने जा रही है तो ये कह रहे जी हम सब्सिडी देंगे। इसी सब्सिडी को मरियम नवाज हराम करार देती थी। वो ये कहती थी कि ये सब्सिडी नहीं देनी, इसमें करप्शन होती है, इसमें बेईमानी होती है, इसमें फ्रॉड होता है। तो किसान को सब्सिडी देने से इनकार किया, किसान को सस्ती खाद नहीं दी, किसान को सस्ती अद्वियात नहीं दी, किसान को सस्ती बिजली नहीं दी, किसान को कोई सहूलत नहीं दी। और अब वो सब्सिडी देना चाह रहे हैं जनाब उनको जो सरमायादार हैं कि जनाब सब्सिडी ले लें और जरा रोटी सस्ती रखें, क्योंकि मरियम नवाज की जिद है कि उसने रोटी सस्ती बेचनी। भाई किसान को आपने मार दिया, जो पाकिस्तान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। वो बेचारे के अपने दाने डूब गए, जो उसने बचा के रखे हुए थे वो भी डूब गए, उसका अपना घर भी डूब गया। और अब जब बाजार में वो उसी सरमायादार से, यानी जिस किसान ने जिस सरमायादार को अपनी गंदम 2000 में बेची है, वो उससे 4000 में खरीद के लाएगा वापस। अंदाजा करें आप, सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए। ये इन्होंने डकैती मारी किसान के ऊपर, और किसान का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। अब धड़ाधड़ ऑफर दे रहे हैं, जनाब हम आपको सब्सिडी दे देते हैं। तो किसानों पर मुकदमे दर्ज करते रहे हैं और सरमायाकारों को ये सहूलत कारियां कर रहे हैं। यही इनका तरीक़ेकार है, ऐसे ही ये मुल्क को चलाते और ऐसे ही चलाते रहे। और रेस्क्यू का इनका काम कैसा है? कोई रेस्क्यू नहीं कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ अवाम को चूना लगा रहे हैं। ये टिकटॉक्स बना रहे हैं, कभी बच्चों के बीच में जाके बैठ जाते हैं, कभी खवातीन के बीच में जाके बैठ जाती हैं, कभी जाली जो है स्टेज ड्रामे का एक पूरा वो स्टेज बना दिया जाता है। यानी मुतासरीन कहीं से लाए जा रहे हैं, इलाका कोई और है, बल्कि वो मुतासरीन भी नहीं है जिनको लाके बिठाया जाता है। तो गरीबों की गुर्बत का मजाक उड़ाने के लिए ये मेकअप ज़दा टिकटॉकर्स वहां पे पहुंचते हैं। इनके चेहरों की तमतमाहट देख के आपको गुस्सा नहीं आता, आपको परेशानी नहीं होती कि यार इनके अंदर दुख ही नहीं है गरीबों का? ये बैठे उनकी गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हैं, कोई उन्हें खिलौने दिखा रहा है, कोई उन्हें खाना खिला रहा है, कोई भाई ये सारे काम आपको करने हैं, लेकिन आप टिकटॉक्स बनाने में आपकी तवज्जो ज्यादा। इस वक्त लोग डूब रहे हैं, जो लोग डूब रहे हैं उनके लिए आपने क्या किया?
लोग लगातार बता रहे हैं, मैं वो विजुअल प्ले नहीं कर सकता, लोग ऐसी गालियां दे रहे हैं और इतने परेशान हैं। 20% लोगों तक भी ये लोग नहीं पहुंच सके। ये चीजें, ये टिकटॉक्स, ये वीडियोबाजी ये तब अच्छी लगती है जब आपने बहुत अच्छा और बड़ा रिलीफ ऑपरेशन किया हो। टकेगा आपने काम नहीं किया और वीडियो आपको बनानी है। अब ये एक ही चचा है, ये तीसरी दफा रेस्क्यू हो गया, तीसरी मर्तबा इसकी वीडियो सामने आ गई। 2 एंगल से पहले इसकी वीडियो सामने आई थी। एक ही नून लीग की एमएनए है, उसने अपना ही वो चचा ऐसा लगता रखा हुआ है। ये पहले 2 दफा रेस्क्यू हुआ, इसकी वीडियो पहले आई, अब ये तीसरी मर्तबा फिर रेस्क्यू हो गया एक और जगह से। ये एक और वीडियो सामने आ गई और हैरानकुन तौर पे इन्हें एक ही खातून नून लीगी जो एमएनए है वही बार बार इनको रेस्क्यू करती हैं। तो ये एमएनए कम से कम एक चीज सिखा रही हैं कि महदूद वसाइल होना आपके पास, फिर भी आप अच्छी टिकटॉक्स बना सकते हैं। अब सोशल मीडिया के ऊपर जनाब मीम्स बन रहे हैं, लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं, लोग इन पर गुस्सा कर रहे हैं कि आपको अपने ड्रामों की पड़ी हुई है, पाकिस्तान डूब रहा है, पाकिस्तानियों की हालत कहां पे पहुंच गई है। वो एक और मैंने वो देखी, एक सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था कि एक नौजवान है, वो अस्पताल में बेड के ऊपर उसको लटा के उसको देख रहे हैं लोग, आके उसकी मदद कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद उन्हीं लोगों के साथ वो नौजवान पैदल चलता हुआ चौड़ा होकर बाहर जा रहा है। अंदाजा करें आप, ये नहीं अपना मरीज भी अपने साथ लेकर आते हैं अस्पताल में, लटाते हैं, लटा के उसके साथ जो है वो तस्वीरें बना के तो अपनी प्रमोशन कर लेते हैं, अपने विक्टिम भी साथ लेकर आते हैं। वो गांव के लोग एक वीडियो बना रहे हैं, दूर खड़े होकर एक बंदे को पहले पानी में भेजा जाता है, उसके हाथ में एक ट्यूब पकड़ाई हुई है, सामान पकड़ाया हुआ है, और फिर वो आदमी पानी से निकलता है तो उसको रेस्क्यू किया जाता है। वो गांव के लोग दूर से दिखा रहे हैं कि देखो पहले इसको पानी में घुसा रहे, फिर इसको पानी में से निकाल रहे। ये लाहौर के पास, साइफन के पास, वहां पे इमदाद के लिए उन्होंने कहा चारा देंगे हम आपको जानवरों का। वो लोग बेचारे जिनके इलाके फसलें सब डूबी हुई हैं वो पहुंच गए, उनको चारा देने के लिए दिखावे की वीडियो बनाई, उनकी शक्लें जो हैं वो सारी दुनिया को दिखा दी, उसके बाद उन्हें चारा भी नहीं दिया। वो वहां खड़े होकर बेचारे गालियां दे ले, बुरा भला कह रहे हैं कि यार खुदा का नाम है हमारी बेइज्जती तो ना करो, तुम बुलाते हो, मैं देते भी कुछ नहीं और हमारी बेइज्जती भी करते हो, सारी दुनिया को दिखाते भी। ये जिम्मेदार लोग हैं, ये पूरे पाकिस्तान को खिलाते हैं। ये मांगने वाले नहीं है जो आप इनकी तस्वीरें और वीडियो यूं बना रहे हैं, ये मांगने वाले नहीं है, आपके बहन भाई हैं, इनकी इज्जत करें आप। किसी की 80 एकड़ जमीन है, किसी की 100 एकड़ जमीन है, किसी की 500 एकड़ जमीन भी है। बेचारे जमीन पे आए, मुझे खातून ने फोन किया, उन्होंने कहा जी 80 एकड़ जमीन है और खाने के लिए कुछ नहीं है, ये सूरत हाल पैदा हो गई है और सारा कुछ डूब गया है, रातों रात पानी आया, हम वहां से अपना सामान छोड़ के भागे अपने इलाके से। हुकूमत ने उन्हें खबरदार भी नहीं किया कि अपना सामान ही निकाल लो, हालांकि 1 महीना पहले से लोग खबरदार कर रहे थे, रिपोर्टें मौजूद हैं। तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले तो वो जो ऑन अब्बास बप्पी साहब है उन्होंने बताया था कि पानी बहुत बड़े रेले आने वाले, पानी की तैयारी करें आप, सेनेट में खड़े होकर बताया, फिर भी किसी ने तवज्जो नहीं दी। तो नादरीन, ये है पाकिस्तान के अंदर फ्लड की सूरत हाल और उसके लिए जो रिलीफ वर्क हो रहा है उसकी सूरत हाल। अब आ जाए आप एक और चीज पे, अलीमा खान, इमरान खान साहब की बहन है, उन्होंने बड़े इंकशाफात किए हैं और वो ये कह रही है कि एस्टेब्लिशमेंट ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि इमरान खान को कुछ हो गया है, ताकि कल ये कहना आसान हो कि इमरान खान बेमार थे, खुद ही कुछ हो गया है। इमरान खान पर ये पहले भी गोलियां चला चुके हैं। 2 हफ्ते कबल अहम तरीन जराए का हमसे राब्ता हुआ और कहा गया कि इमरान खान की आइसोलेशन में हालत बहुत खराब हो गई है और खुद से बातें करने लग गए हैं। ये भी एजेंसियां ही खबरें दे रही थीं। अब ये बड़ी सीरियस बात है। अलीमा खानम देखे ना, उनकी सिचुएशन बड़ी अजीब है, एक बड़ी आजमाइश है उनके ऊपर। एक तरफ वो ये चाहती हैं कि उनके भाई बीमार ना हो, उन्हें डॉक्टर्स चेक करें और छोटा सा इशू भी है तो वो रिजॉल्व हो। जो इमरान खान के अपने डॉक्टर्स हैं वो इन्हें चेक करें ताकि इमरान खान खुद भी और उनकी फैमिली भी मुतमईन रहे कि इमरान खान साहब जो हैं वो रूबा सेहत है, उनके साथ प्रॉब्लम कोई नहीं है, उनकी जान खतरे में नहीं है। एक तरफ उन्हें यह कहने के लिए भी बार बार कहना पड़ता है कि उनके डॉक्टर को मिलवाएं, उनको चेक करवाएं, उनको आइसोलेट किया जा रहा है, उनकी सेहत के अंदर इश्यूज भी बाद होगा छोटे मोटे आते हैं, ये बताते भी हैं। लेकिन सेम टाइम में इनका प्रॉब्लम यह भी है कि ये भी नहीं कह सकते कि इमरान खान बीमार हो रहे हैं और वो ये किसी को कहने भी नहीं देते। साथ में ये भी बताते हैं कि इमरान खान डटा हुआ है, वो बीमार नहीं है, उसे कुछ ऐसा नहीं हो रहा जिसकी वजह से कोई ये कहे कि उसकी जान खतरे में है। ये बड़ी आजमाइश है, वो इसके बीच में बैलेंस करती हैं उनकी बहनें। ये बहुत मुश्किल काम है कि एक तरफ उनके लिए डॉक्टर्स और जो मेडिकल की सहूलियात है वो फराहम करवाना और दूसरी जानिब ये तासुर भी कायम रखना कि इमरान खान की जान को कोई खतरा नहीं है, वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है।
ताकि अगर कल को कोई उन्हें कुछ कर दे तो ये ना कह सके कि वो बीमार हो गए थे। और ये बात तो उनकी फैमिली ने भी की हुई है और बाकी लोगों ने भी की हुई है। अब वो ये कहती हैं पिछले दिनों जो एक डॉक्टर्स ने गवर्नमेंट की तरफ से एक पर्ची जारी की थी, एक रिपोर्ट जारी की थी, उसको भी उन्होंने कहा जी कि वो ज्यादती है, वो गलत किया गया इमरान खान साहब के साथ और ये गलत कर रहे हैं। फिर अलीमा खान ने कहा कि 2 हफ्ते कबल आम तरीन जराए से हमारा राब्ता हुआ था, उन्होंने कहा कि आइसोलेशन में इमरान खान साहब की हालत खराब होगी, वो खुद से बातें कर रहे हैं, एजेंसियां ऐसी खबरें दे रही हैं। हम अदालत चले गए और कहा कि जाती मुआलजीन से इमरान खान साहब का इलाज करवाया जाए। उन्होंने कहा कि जब इमरान खान का साइफर वाला केस चल रहा था ना, तो जज बशीर बीमार था, उसने छुट्टी मांगी तो उसे कहा गया कि जब तक तुम इमरान खान को सजा नहीं देते तुम्हें छुट्टी नहीं मिलनी। इद्दत वाले जज की घर में शादी थी बच्चे की, तो उसे कहा गया कि जब तक तुम सजा नहीं सुनाते तुम्हारे बेटे की शादी भी नहीं होने दी जाएगी। मुझे इन जजेस पर भी तरस आता है, अलीमा खान कह रही हैं। फिर आसिम मुनीर साहब के बारे में उन्होंने कहा जी, और इमरान खान साहब के ऊपर होने वाले मजालिम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर जुल्म के साथ काम नहीं चलना। अगर आप सोचें कि 5 साल एक्सटेंशन लेकर आप मजीद जुल्म करेंगे तो अब ऐसा काम नहीं चलना। लोगों का मूड देखें, वो जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये है कि अलीमा खानम कह रही है कि एस्टेब्लिशमेंट क्यों इस शक को साबित करने की कोशिश कर रही है कि इमरान खान बीमार हो गया है, क्योंकि उनको कल कहने में आसानी हो कि इमरान खान को कुछ हो गया है। इमरान खान को पहले ही गोलियां मार चुके हैं और 2 मरतबा उनको वैसे इमरान खान साहब को कत्ल करने की कोशिश की गई है। मगर एक बात तो बड़ी क्लियर है कि इमरान खान साहब बार बार ये कह चुके हैं कि मुझे जेल में कुछ हुआ या मेरी बीवी को जेल में कुछ हुआ। तो उन्होंने जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने कोई चीफ जस्टिस पे या वजीर आजम पे किसी भी नहीं डाली। उन्होंने कहा जिम्मेदार होगा आसिम मुनीर। उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब को नॉमिनेट किया है कि अगर मुझे कभी कुछ भी हुआ तो जिम्मेदार ये होंगे। ये इमरान खान साहब का अपना कहना है। नाज़रीन, एक और खबर है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। एक तो अच्छी खबरें बहुत कम ही आती हैं, लेकिन पाकिस्तान का एक नया रिकॉर्ड है। मोबाइल इंटरनेट दर्जाबंदी में पाकिस्तान, ये जो हमारा रीजन है, इसमें 98वां नंबर हो गया। 98th नंबर पाकिस्तान का है। भारत और श्रीलंका और बांग्लादेश भी पाकिस्तान से आ गए। पाकिस्तान में एक फौजी ऑफिसर को बनाया गया इस डिपार्टमेंट का हेड। और अब मोबाइल इंटरनेट की सूरत हाल पाकिस्तान में यह है कि पाकिस्तान भारत से भी पीछे, श्रीलंका से भी पीछे, बांग्लादेश से भी पीछे। बेड़ा गर्क इंटरनेट है पाकिस्तान। दुनिया में आप घूमें, छोटे छोटे मुल्कों में आप जाएं, इतना तेज इंटरनेट चलता है, ऐसी अच्छी स्पीड है उनके पास इंटरनेट की, वो अपने लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, कम पैसों में फैसिलिटेट करते हैं। लेकिन जब आप पाकिस्तान में आते हैं तो आपका इंटरनेट ही नहीं चलता, बार बार तात्तुल, बार बार बंद भी हो जाता है। बलूचिस्तान हो गया या कबायली इलाके हो गए, वहां पे तो ये वैसे ही उसको बंद रखते हैं। इंटीरियर सिंध के अंदर कहीं पे सिग्नल आते हैं, कहीं पे नहीं आते। कई ऐसे इलाके हैं जहां पे लोग बात करने के लिए दूसरी जगह पे जाते हैं कि वहां पे सिग्नल आ रहे होंगे। तो पाकिस्तान में इस किस्म की फैसिलिटी दी जा रही है और उसके पैसे पाकिस्तान से भरपूर वसूल किए जा रहे हैं।